हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। समय का पूरा पूरा फ़ायदा आप लोग घर में रह के उठा रहे होंगे। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोग सामाजिक विज्ञान में भूगोल पढ़ रहे थे। भूगोल में पाठ का नाम था भारत, आकार और स्थिति। बच्चों इसी पाठ को हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। भारत के बारे में जो कुछ आपको बताया था पिछले वीडियो में, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो विश्व में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। जो भारत का जो प्रायद्वीप भारत है ना, तो जो प्रायद्वीप भारत है वो अफ्रीका, यूरोप और एशिया को आपस में जोड़ता है, जिसका फ़ायदा भारत को भी मिलता है। इस संदर्भ में कई बिंदु हैं बच्चों कि भारत और विश्व में भारत को किन किन चीज़ों से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होता है, व्यापार हो या संबंध हो या संस्कृतियों का आदान प्रदान हो। इसी संदर्भ में बच्चों हम सबसे पहले हिंद महासागर के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में बच्चों ने आपको बताया कि हिंद महासागर भारत के दक्षिण भाग में है। तो हिंद महासागर भारत के जो दक्षिण भाग में स्थित है उसका व्यापारिक महत्व है, सामरिक महत्व है बच्चों, क्योंकि ये जो हिंद महासागर है ये पश्चिम के देश यानी यूरोप, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, इन सब देशों को पूर्व के देशों यानी चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों को आपस में एक दूसरे को जोड़ता है। यानी हिंद महासागर पश्चिम के देशों को और पूर्व के देशों को आपस में जोड़ता है। और जोड़ने का जरिया क्या है बच्चों? वही जो रास्ता हिंद महासागर से होकर भारत से होकर गुजरता है। तो जब इन देशों को चाहे पश्चिम से पूर्व को आना हो या पूर्व से पश्चिम को जाना हो, कोई भी जलयान जो है वो इस पश्चिम की ओर आवे या पूर्व की ओर आवे, ये भारत से होके ही गुजरता है। तो भारत से होके अगर इतने देशों के जलयान आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो निश्चित है बच्चों कि इसमें हमारा व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा होगा, हमारा व्यापार उन्नत होगा। तो हिंद महासागर का हमारे व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। इसके अलावा बच्चों क्या आप जानते हैं ये कि हिंद महासागर जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। और इससे भी प्रमुख बात बच्चों जो है वो आप नहीं जानते होंगे कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी सागर का नाम पड़ा है बच्चों। भारत, हिंदुस्तान, हिंद महासागर, यानी जो भारत का हिंद महासागर का नाम जो पड़ा है वो भारत के नाम पे पड़ा है, हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है, इंडिया के नाम पे पड़ा है। और इससे भी प्रमुख बात ये है कि जो वो हिंद महासागर के जो तटीय देश हैं, हिंद महासागर के जो भी तट पे जो भी देश बचे हैं, वहाँ पे जो भी जनसंख्या है, जितनी भी जनसंख्या है, उस जनसंख्या का 50% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो हमारे देशों में निवास करती है। तो इस वजह से भी हमारे हिंद महासागर का हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा बच्चों हिंद महासागर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये यूरोप, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, इनको ये जोड़ता है आपस में। तो ये जो जोड़ता है, तो इसका सबसे बड़ा जो लाभ है वो तेल व्यापार में लाभ है बच्चों। इसके अलावा 78% जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है बच्चों हमारे देश में, वो व्यापार हिंद महासागर इसका जरिया है। इस व्यापार का 78% जो व्यापार हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो हमारा हिंद महासागर के जरिए ही होता है। इसके अलावा बच्चों खनिज संपदा, जो खनिज संसाधन है उसकी बहुत बड़ी मात्रा हमको हिंद महासागर से प्राप्त होती है। तो इस तरह आपको ये समझ में आ गया होगा कि हिंद महासागर का हमारे देश में कितना लाभ है। हिंद महासागर से, हिंद महासागर का हमारे भारत के दक्षिणी छोर पे होना व्यापार के लिए, पारस्परिक संबंधों के लिए, इसके अलावा संस्कृत के आदान प्रदान के लिए, हर दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बच्चों हम लोग दूसरे बिंदु पर आते हैं, वो बिंदु है स्वेज नहर। स्वेज नहर, ये जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है। ये स्वेज नहर 1858 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर थे फर्डिनेंड, उनकी देखरेख में इसका कार्य शुरू हुआ था। और बच्चों इसको बनने में पता है आपको 10 साल लगे। 10 साल बाद जब 1869 ईस्वी में ये स्वेज नहर बन के तैयार हुआ तो इसका सबसे बड़ा फायदा बच्चों भारत को व्यापार में मिला
कि जो यूरोप और भारत की जो दूरी थी उस स्वेज नहर के शुरू होने से 7,000 किलोमीटर कम हो गई। आप सोचिए, जब पहले 7,000 किलोमीटर ज़्यादा थी इसकी दूरी, तो व्यापार करने में कितना लंबा चलना पड़ता होगा। लेकिन जब ये स्वेज नहर बन गया तो भारत का जो व्यापार जो लंबे मार्ग से होता था उसका मार्ग छोटा हो गया। तो स्वेज नहर भी बच्चों इस तरह हमारे व्यापार में भारत के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुआ। इसके अलावा बच्चों, हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो देश है वो प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश का मतलब कि हमारा देश जो है वो 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। आप पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में नीचे हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो प्रायद्वीपीय हिस्सा होने के कारण बच्चों इसके जो तटीय स्थिति है वो बहुत ज़्यादा है, तटीय विस्तार जिसको कहते हैं। तो जब तट हमारे यहाँ ज़्यादा है तो निश्चित है कि उस जगह पे अलग अलग बहुत से बंदरगाह बनाए जा सकते हैं। और बच्चों, आप जानते हैं बंदरगाह का उपयोग कहाँ होता है? बंदरगाह का उपयोग ज़्यादातर किस जगह होता है, किस कार्य में लिया जाता है? व्यापार में लिया जाता है। तो हमारा तटीय प्रदेश ज़्यादा है, तटीय क्षेत्र हमारा ज़्यादा है, तो हमारा व्यापार उन्नति में रहेगा, हर देशों से हमारा व्यापार होगा। तो इस तरह बच्चों, जो हमारा तटीय क्षेत्र है, जो सागर के तट के क्षेत्र हैं, वो हमारे व्यापार में बहुत सहायक है। आइए अब आपको इन्हीं बातों को, जो अभी हमने आपको बताया समझाया ना, इन्हीं बातों को थोड़ा सा मानचित्र पे आपको समझाते हैं, शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये मानचित्र है बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा। अभी थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन में भी ये मानचित्र हम दिखाएंगे, उसमें आपको और आसानी होगी समझने में। ये है पूरा, देखिए ये आपका जो नीले रंग में दिख रहा है ये आपके सागर हैं। जैसे ये अरब सागर है, ये पश्चिम में है भारत के। ये आपका बंगाल की खाड़ी है जो नीले रंग में दिख रहा है, ये बंगाल की खाड़ी ये आपके पूर्व भाग में है। इसके बाद अभी हमने आपको हिंद महासागर के बारे में बताया, उसकी महत्व, उसकी उपयोगिता के बारे में बताया बच्चों। तो ये आपका नीचे आता है, ये हिंद महासागर है, यहाँ पे नीले रंग से जितना भी आपका ये नीले रंग से दिख रहा है बच्चों, ये सब सागर है। आप इसमें बच्चों तो समझ में आ गया होगा आपको, 3 सागर हैं। इन्हीं 3 सागरों की वजह से भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है बच्चों। इसके अलावा देखिए, ये हमने बताया था अभी आपको तो कि तटीय क्षेत्र भारत के, ये देखिए ये इसकी भारत की जो भौगोलिक स्थिति है ना, ऊपर हिमालय, 3 ओर सागर, इसी भौगोलिक स्थिति से ही भारत जो है विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपना। इसके तटीय जो क्षेत्र देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, जैसे यहाँ से लेकर के ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, फिर यहाँ पे केरल आएगा, इस तरह ये सारे तटीय राज्य हैं। इधर से शुरू करते हैं, अगर आगे इधर हम दक्षिण पूर्व की ओर आते हैं तो इधर हमारा पश्चिमी बंगाल है ये। फिर इस पश्चिमी बंगाल के बाद ये जो तटीय क्षेत्र है इतना, जो ये हरे रंग में दिख रहा है, ये आपका उड़ीसा है। उसके बाद और नीचे आते हैं तो ये आपका देखिए, ये हल्के पीले रंग में दिख रहा है, ये पूरा एरिया, ये पूरा आंध्र प्रदेश है। ये इसके बाद जो बंगाल की खाड़ी का तटीय प्रदेश जो है राज्य है वो तमिलनाडु है। तो इस तरह 4 राज्य जो इधर ये भारत के तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। और पूरे विश्व में जो जितने भी तटीय देश हैं उसकी जो भी जनसंख्या वहाँ पे, उस जनसंख्या का 50% से भी ज़्यादा लोग इन तटों पर रहते हैं, निवास करते हैं। ये पूरा एरिया जो है ये सबसे ज़्यादा यानी जनसंख्या तटीय क्षेत्रों में भारत में ही है। तो इस तरह बच्चों, ये नक्शे में हमने आपको मानचित्र में जो बताया था उसको हमने आपको दिखा दिया। अभी आपको इसको मोबाइल पर स्क्रीन में भी हम आपको दिखा देंगे, स्क्रीन पे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं भारत के व्यापार के बारे में। अब हम व्यापार की बात करते हैं। भारत का विश्व के अन्य देशों से व्यापार संपर्क प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन पहले प्राचीन काल में ये व्यापार जल मार्ग की अपेक्षा स्थल मार्ग से ज़्यादा था। इन्हीं संपर्कों के कारण विचारों का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान प्राचीन काल से ही होता चला आ रहा है विश्व के अन्य देशों के साथ भारत का। तो इसी संदर्भ में, इसी संपर्क की वजह से हमारे देश के जो उपनिषद के विचार हैं, रामायण और महाभारत के जो संदेश हैं, जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, इसके अलावा जो भारतीय अंक है, दशमलव प्रणाली है, ये सब भारत से विदेशों के अन्य भागों में पहुँचे हैं। इसका कारण क्या है बच्चों? संपर्क।
एक दूसरे देशों के साथ एक देश का दूसरे देश के साथ संपर्क। इन्हीं संपर्कों के कारण भारत की जो भी विशेषताएं हैं वो विदेशों में अन्य भागों में पहुंची है। इसके अलावा जैसे मसाले हैं, मलमल है, कपड़े हैं, इन सब चीज़ों का व्यापार करने से आवश्यकताओं की तो पूर्ति होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे भारत देश के विदेशों के साथ संबंध भी बहुत घनिष्ठ होते हैं। इसके अलावा जैसे भारत की जो भी संस्कृति है, सभ्यता है, वो विदेशों में जा रही है, तो विदेशों का भी प्रभाव भारत पे पड़ रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं गुंबद बने होते हैं भारत में, कहीं कहीं मीनारें दिखती हैं। ये सब चीज़ें जो है ना, ये यूनानी है, पश्चिमी एशिया से आई है। यूनानी जो स्थापत्य कला है और जो पश्चिमी एशिया की वास्तुकला है, उसके प्रतीक चिन्ह हैं ये सब। मीनारे, गुंबद, ये सब भी कहाँ से आए हमारे देश में? बाहर से आए हैं। और इसका कारण क्या है? व्यापार, हमारा संपर्क, हमारी भौगोलिक स्थिति, जहाँ पे भारत विद्यमान है इस समय, जो उसकी स्थिति है इस समय। तो इस तरह जो ये कहा गया है कि भारत की भौगोलिक स्थिति भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है, ये गलत तो नहीं लगता कहीं से भी। हर तरह से देख रही हैं, हमने आपको समझाने की कोशिश की पूरी। हमें लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा पाठ। इसके अलावा बच्चों, इसके बाद की पॉइंट है कि जब प्राचीन काल यानी स्वतंत्रता से पहले का समय जो था, उस समय दो तरह के राज हुआ करते थे। एक तो प्रांत होता था और एक रियासत होती थी। तो प्रांत पे जो वायसराय होते थे वो अपने अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त करते थे। वहाँ का शासन, प्रांतों का शासन जो था वो अंग्रेज अधिकारी चलाया करते थे। और जो रियासतें थी, वहाँ का शासक स्थानीय शासक होता था, वो पैतृकता के आधार पर होता था। लेकिन बच्चों, वो भी अंग्रेज शासक के अधीन ही होता था। अब इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं भारत और पड़ोसी देश। भारत के हमारे भारत के पड़ोस में कौन कौन से देश हैं, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध युगों से चला रहा है, अरसे से चला आ रहा है बच्चों। तो हमारे भारत में पड़ोसी देश जो हैं, अगर हम इधर आते हैं पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर हमारे पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी देश। इसके बाद ऊपर आते हैं और ऊपर, तो यहाँ पे अफगानिस्तान है। इसके अलावा इधर चीन है, ये हमारा पड़ोसी देश है। इसके बाद इधर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये हमारे पड़ोसी देश हैं जो हमारी भौगोलिक सीमाओं से जुड़े हुए हैं। ये तो आपके हो गए। फिर से देख लीजिए बच्चों, आपको यहाँ नक्शे में दिख रहा होगा, मानचित्र में देखिए ध्यान से। ये यहाँ पे देखिए पश्चिम और भारत के पश्चिमी किनारे पर ये देखिए पाकिस्तान है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर ये अफगानिस्तान है, यहाँ पे ये चीन है। इसके अलावा फिर इधर नेपाल, भूटान, ये बांग्लादेश और म्यांमार, इतने हमारे जो ये हैं, ये हमारे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारा संबंध युगों से चला आ रहा है। इसके बाद बच्चों हम दक्षिण की ओर आते हैं। मानचित्र में दक्षिण की ओर, नीचे की ओर देखिए, जहाँ दोनों 3 सागरों से हमारा दक्षिण का एरिया जो है वो 3 सागर दक्षिण में है। ये पूरा इधर हिंद महासागर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए आप श्रीलंका है। ये बच्चे अपने मानचित्र में और छोटे क्लास से भी देखते आ रहे होंगे, मालूम भी होगा बच्चों को बहुत से। तो ये आपका श्रीलंका है और यहीं पे बच्चों मालदीव है। तो इस तरह ये 2 हमारे द्वीपीय राष्ट्र हैं, द्वीपीय देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। बच्चों यहीं पे ये यहाँ पर ये पतला सा ये जो सागर है, 3 सागर, यहाँ पे तीनों सागर का मिलन होता है। कौन कौन से सागर का? एक अरब सागर, दूसरा ये बंगाल की खाड़ी और तीसरा ये हिंद महासागर। इन तीनों सागरों का यहाँ पर मिलन होता है। तो यहाँ पर एक श्रीलंका और भारत, इसके बीच में जो पतला सा सकरा सा रास्ता दिख रहा है, ये जल मार्ग का रास्ता है बच्चों। यहीं पे पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। और ये जो है पतला रास्ता, इसी को जल डमरू मध्य भी कहते हैं। इसका जो आकार, ये जो जल डमरू मध्य है, ये जल डमरू मध्य का मतलब होता है कि एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय से जाने वाला पतला मार्ग। यानी इसको जल डमरू मध्य इसलिए भी कहते हैं ना बच्चों कि इसका आकार डमरू की तरह दिखता है। जैसे एक तरफ बड़ा जलाशय, फिर बीच में पतला सकरा मार्ग और फिर बड़ा जलाशय। यानी जलयान जो आते हैं एक बड़े जलाशय को पार करते हुए
दूसरे बड़े जलाशय तक जाते हैं। तो बीच में जो सकरा मार्ग है वही बच्चों जल डमरू मध्य है। समझ में आ गया आप लोगों को? फिर से देख लीजिए, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। यहाँ पे जल डमरू मध्य, जो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी यहाँ पर है। बच्चों, हमने आपको बताया कि हमारा भारत देश जो है वो विदेशों के साथ उनका संबंध बहुत पुराना है, और ये हमने आपको देशों के नाम बताए। जब आपकी स्क्रीन पे ये मैप आएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा दूर पड़ा हो सकता है, आपको बहुत क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन आप स्क्रीन पे अपने मोबाइल में देखिएगा तो आपको ये चीज़ें और समझ में आ जाएंगी जो हम आपको बता रहे हैं। आइए अब आपको भारत के राज्य और केंद्र शासित राज्य के बारे में बताते हैं। बच्चों, पहले भारत में 29 राज्य और 7 संघ शासित राज्य थे, लेकिन अब बाद में कश्मीर राज्य जो है वो राज्य से हटके अब ये संघ शासित राज्य बन गया। ये 2 भागों में बढ़ गया, कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस तरफ संख्या क्या हो गई? 28 राज्यों की संख्या हो गई और 9 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसके अलावा इसमें ये जो तटीय राज्य हैं इनकी संख्या भी 9 है बच्चों। इसमें यहाँ से शुरू होता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इसके बाद केरल। ये इधर अरब सागर के जो तटीय राज्य हैं ये 5 राज्य ये हुए, और इधर बंगाल की खाड़ी में 4 राज्य इधर हैं, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और इसमें सबसे ज़्यादा जो विस्तृत क्षेत्र है वो राजस्थान का है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा राज्य गोवा का है। अब आपकी भारत की स्थलीय सीमा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा यानी जलीय भाग नहीं, जो भूमि की जो सीमा बनी है भूभाग की, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान को जो सीमा रेखा अलग करती है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और इसको रेड क्लिफ लाइन क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि सिरिल रेडक्लिफ जो थे उन्हीं ने ये सीमा रेखा बनाई थी, तो उनके नाम पर इस सीमा रेखा का नाम भी रेड क्लिफ लाइन पड़ा। और यही रेड क्लिफ लाइन बांग्लादेश और भारत को भी अलग अलग करता है, उसकी भी सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। इसके बाद आपका और ऊपर चलते हैं तो अफगानिस्तान है आपका। अफगानिस्तान और भारत, इसकी जो सीमा रेखा है वो डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसका जो इस रेखा का जो निर्माण किया था जिन्होंने, उनका नाम था मार्टिमर डूरंड। उनके नाम पर इस रेखा का नाम डूरंड रेखा पड़ा, जो अफगानिस्तान और भारत की सीमा रेखा बनाती है। इसके बाद और आगे चलिए, चीन आता है। तो चीन और भारत की जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन सीमा रेखा कहते हैं। आपको इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम इस चार्ट के जरिए आपको समझा देते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले देश ये आपके चार्ट में इस तरह है बच्चों। पहला देश है बांग्लादेश, जो हमारा पड़ोसी देश है। इसके सीमा की लंबाई 4096.7 है और सीमावर्ती भारतीय राज्यों की संख्या 5 है। तो इस सीमावर्ती भारतीय राज्यों के नाम है जो इनकी सीमा पर बसे हुए हैं, वो हैं पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इन दोनों को जो सीमा रेखा अलग करती है, यानी बांग्लादेश और भारत की सीमा रेखा जो है वो रेड क्लिफ लाइन के नाम से या रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। फिर दूसरा है चीन। चीन के सीमावर्ती भारतीय राज्यों के नाम आप देख लीजिए। चीन में जम्मू कश्मीर की जगह अब लद्दाख है, जो संघ शासित राज्य है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और चीन को और भारत को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। चीन के सीमावर्ती भारतीय राज्यों के नाम एक बार आप फिर से देख लीजिए।
ये राज्य हैं। जम्मू कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर की जगह अब लद्दाख आ गया है। तो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और चीन और भारत को जो विभाजित करने वाली सीमा रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। फिर तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा की लंबाई जो है वो, इस सीमा की लंबाई 3,323 किलोमीटर है। और इसमें इसके सीमावर्ती जो भारतीय राज्य हैं उनकी संख्या 5 है। ये राज्य हैं, ये 5 राज्य हैं: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और पाकिस्तान और भारत की बीच की जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है। इसके बाद चौथे नंबर पर हमारा पड़ोसी देश आता है नेपाल। इसकी लंबाई 1,751 किलोमीटर है और इसके सीमावर्ती भारतीय राज्यों की संख्या है 5। ये राज्य इस प्रकार हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। इसके बाद पांचवा पड़ोसी देश हमारा देखिए बच्चों, म्यांमार है। इसकी लंबाई है 1,643 किलोमीटर और इसके राज्यों की संख्या 4 है, जिनमें राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। छठे नंबर पे देखिए बच्चों, ये भूटान आता है, पड़ोसी देश हमारा, और इसकी सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर। और भारतीय राज्यों के नाम 4 हैं: सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और अंत में आपका आता है बच्चों 7वें नंबर पर अफगानिस्तान। इसकी सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है और सीमावर्ती भारतीय राज्य की संख्या है 1, वो है लद्दाख। और अफगानिस्तान और भारत को अलग करने वाली सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर ये हम भारत का नया डाल रहे हैं, इसको जूम करके अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर आपको कुछ न समझ में आए तो हमसे निसंकोच पूछिए। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा। मन लगा के पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए। आपके खुशहाल भविष्य के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं।